सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने एकमात्र सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है किसानों के लिए ब्रोकली की खेती एक अच्छा विकल्प, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर, हेड एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट IARI पूसा, नई दिल्ली से। और मैं जया स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान की कड़ी 89 में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जो दिखने में गोभी जैसी है लेकिन सेहत के मामले में किसी औषधि से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रोकली की। जहाँ एक और इसकी मांग शहरों में तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये आम किसानों के लिए अच्छी कमाई का मौका बनकर उभर रही है। कम पानी, कम लागत और ज्यादा मुनाफा, यही है ब्रोकली की पहचान। तो आइए जानते हैं कि ब्रोकली की खेती कैसे करें, कौन सा मौसम होता है सबसे सही, कौन सी किस्में होती हैं ज्यादा उपज देने वाली, और बाजार में बेचने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। आज इन्हीं समस्त विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर, प्रधान वैज्ञानिक, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से उपस्थित हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज का जो हमारा विषय है कार्यक्रम का वो है ब्रोकली की खेती। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ब्रोकली हमें क्यों खानी चाहिए और इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। ब्रोकली एक गोभी वर्गीय सब्जी की फसल है और इसकी जो पोषण वैल्यू है वो है इसकी औषधि के रूप में। इसमें कई सारे ऐसे औषधि गुण उपलब्ध हैं जिनको ब्रोकली के इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाने की ये क्षमता रखती है। इसके अलावा इसके अंदर एंथोसाइनिन्स होते हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें विटामिन C है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ये पोषक तत्व भी इसके अंदर मिलते हैं। और इसको जब हम अलग अलग तरह से तैयार करके ग्रहण करते हैं, खाते हैं, या तो लोग इसको बॉयल करके खाते हैं, या इसको सलाद में खाते हैं, या सूप में खाते हैं, या सब्जी बना के खाते हैं, या इसको दही के साथ मिला के उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा साथ साथ इनके साथ खाने से इसकी पोषण वैल्यू में और वृद्धि होती है। इसलिए पोषण की दृष्टिकोण से जितनी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनमें ब्रोकली पोषण की दृष्टि से, उनके पौष्टिक गुणों के दृष्टिकोण से या औषधीय गुणों से बहुत अच्छी मानी जाती है फूल गोभी की जो समूह की किस्म है। तो सर, हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर कुछ आप जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं ब्रोकली के अंदर, उसके बारे में थोड़ा और बता सकें। देखिए, जैसे हमने कहा कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट, ये 5 सब्जी फसलें प्रमुख रूप से आती हैं, और ये बहुत अच्छी स्रोत होती हैं विटामिन C की, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, आयरन की। और अगर हम ब्रोकली की बात करें, ब्रोकली विशेष रूप से जो इसके औषधीय गुण हैं वो अन्य जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उनसे अधिक होते हैं। इसके अंदर रेफोनिन एक कंपाउंड होता है जो एंटी कैंसरस माना जाता है, कि जो लोग नियमित रूप से किसी निश्चित अंतराल पर ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो इंग्रेडिएंट है वो उनको खाने में उपलब्ध हो जाता है, और उनकी रोग रोधिता की क्षमता बढ़ती है और उससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सर, ब्रोकली की पौध की तैयारी कैसे करें? जैसे ब्रोकली एक सर्दी के मौसम की फसल है, और इसको हम पौध तैयार करके ही इसकी फसल की खेती करते हैं अधिकतर किसान लोग। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आजकल जो गोभी वर्गीय फसलें हैं जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनके किसान भाई सीधे भी बिजाई करते हैं। तो हम प्रमुख रूप से यही अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप अगर ब्रोकली की खेती में रुचि रखते हैं या अपने गमलों में उगाना चाहते हैं तो पहले आप इसकी पौध तैयार कर लीजिए,
और पौध तैयार करने के लिए आपको ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि मिट्टी जो है अच्छी हो, भुरभुरी हो और उपजाऊ हो, खरपतवार की मात्रा से उसमें अधिकता ना हो, पानी के स्रोत के पास हो और वो उथली जगह हो, उठी हुई जगह हो। यहाँ पे मेरा उठी हुई जगह होने का अभिप्राय ये है कि जब किसान या हमारे दूसरे श्रोतागण अपनी पौध तैयार करते हैं तो ऐसे स्थान पे तैयार जहाँ जल भराव ना हो, पानी ना भरे। आप देखते हैं कि अचानक से हमारे इधर उत्तर भारत में वर्षा होती है तो एकदम से बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और ब्रोकली या दूसरी अन्य गोभी वर्गीय फसलों के अंदर जल धारण या खड़े जल को सहन करने की अक्षमता, दे कैन नॉट विदस्टैंड विद द स्टैंडिंग वाटर। तो ये इनकी अपनी कमजोरी है। तो ऐसे में हमें खेत का ऐसा चयन करना चाहिए जो उथली जगह पे हो, ऊंची जगह पे हो, जल भराव से ना होता हो। अगर बारिश हो जाए तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो हमारी आवश्यकता है कि कहाँ पे हम ब्रोकली की पौध तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत में या उस जगह पे बार बार ब्रोकली या फूल गोभी या पत्ता गोभी आदि की पौध तैयार ना की गई हो, क्योंकि निरंतर एक स्थान पर पौध तैयार करने से उसमें आर्द्र गलन रोग, जिसको हम अंग्रेजी में डंपिंग आँख बोलते हैं, उस रोग के आने की संभावना हो जाती है। तो ये हम कुछ सावधानी रखें कि हम जगह बदल के पौधशाला का निर्माण करें और बीज की जो बुआई है पौध तैयार करने के लिए वो उथली क्यारियों पर करें। यानी कि उथली क्यारी से मेरा अभिप्राय है कि किसान भाई अपनी जो पौधशाला की तैयारी करें वो कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं। बारिश, क्योंकि अभी सितंबर के मध्य तक बारिश का मौसम रहता है और अभी हमारे किसान भाई अगस्त में के बीच में या पिछले पखवाड़े में, अंतिम पखवाड़े में या सितंबर के पहले सप्ताह में अपनी इसकी पौध डालते हैं। तो ऐसे में उनकी पौध को जल भराव के कारण अधिक वर्षा के एक साथ होने से नुकसान को बचाया जा सकता है। और क्यारी की जो चौड़ाई है वो 2 फुट तक रख सकते हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 से 30 सेंटीमीटर उठी हुई। सामान्यतः हम बात करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उथली क्यारी होनी चाहिए, लेकिन अगेती बुआई के लिए हमें कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की क्यारियां होनी चाहिए। और क्यारी की जो लंबाई है वो किसान भाई अपने कितने क्षेत्रफल में हमें पौध तैयार करनी है। सामान्य इसके लिए एक सिद्धांत है कि जितने क्षेत्रफल में आपको रोपाई करनी है उसके 1/10वें हिस्से में आपको पौध तैयार करनी होती है। अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ में इसकी खेती करना चाहता है, 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो यानी कि 40 स्क्वायर मीटर के अंदर उसको पौध तैयार करनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि आप क्यारियाँ निर्माण करने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या लीफ मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में आप कच्चे गोबर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप अपनी क्यारी के निर्माण में कच्चा गोबर, यानी कि जो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, खाद नहीं बना है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें व्हाइट गर्भ या दीमकों के आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये हमें किसान भाइयों को सावधानी रखनी है। चौथी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो बीज की जब बुआई करेंगे पौधशाला में तो बीज का उपचार करके बोएंगे। अनुपचारित बीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बीज उपचारित है, जो आपने जिस स्रोत से भी बीज खरीदा है, अगर उसके पैकेट पे लिखा है कि बीज उपचारित है, फिर पुनः आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो अधिकतर संस्थान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बीजों को शोधित करके ही पैकिंग करके किसानों को उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि किसान के स्तर पे थोड़ी मात्रा में बीज को उपचारित करने में उन्हें असुविधा होती है। पूरी जो हमारी एक निर्धारित मात्रा इस्तेमाल करने की सिफारिश हम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। उससे जो है उसका पूरा प्रभाव किसान की फसल में देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद बिजाई जो है वो लाइनों में करनी है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उथली क्यारी बना ली, सब तैयारियां कर ली और बीज को उसमें छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बीज को एक बीज की दूसरे बीज से निर्धारित दूरी रखना मुश्किल हो जाता है। कहीं पौध जो सीडलिंग उगेगा वो नजदीक उगेगा, कहीं दूर उगेगा, कोई बीज गहरा गिरेगा, कोई ऊपर रह जाएगा, तो उससे जमाव में भी फर्क पड़ेगा। जमाव पौधे अलग अलग उम्र के हो जाएंगे और उसके साथ साथ उसमें निराई गुड़ाई करने में भी असुविधा। तो हम बोलते हैं कि क्यारी में जो बुआई करनी है वो आप लाइनों में करें और एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है कम से कम वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है और बीज की गहराई 1 इंच के आसपास रखना है और बुआई करने के बाद बीज को अच्छी प्रकार से ढक देना है। अंतिम बात पौधशाला में तैयार करने की कि बुआई के बाद उसको किसी मल्च मटेरियल से ढकना है ताकि नमी का नुकसान
ना हो और उसमें भुरभुरापन बना रहे और बीजों को जमाव अच्छी प्रकार से हो जाए। और बारिश की अवस्था अगर है, इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को ये भी सलाह देना चाहेंगे कि आप मौसम संबंधी जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें, चाहे आप रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, अखबार या आजकल मोबाइल सभी के पास हैं। मोबाइल में आप कल का क्या मौसम रहेगा या इस सप्ताह में क्या मौसम रहेगा उसकी जानकारी अक्सर मिल जाती है। तो उसको किसान भाई निरंतर लेते रहें और लेकर के इस बात का ध्यान रखें कि अगर तेज वर्षा होने की संभावना है तो पौधशाला को तेज वर्षा से भी बचाव करना है। उसके लिए हम उनको सलाह देते हैं कि भाई आप 5 से 6 फीट की ऊंचाई पे खेत में बैम्बू या लोहे के एंगल लगा दें और एक जाल जैसी आकृति बना करके उसमें प्लास्टिक से ढक सकते हैं ताकि सीधे वर्षा का पानी पौधशाला के ऊपर ना पड़े। तो ये कुछ सावधानियां पौध तैयार करने में हमारे किसान भाई रख सकते हैं, ब्रोकली की विशेष करके जो अगेती बिजाई रोपाई के लिए पौध तैयार करना चाहते हैं। सीधा बिजाई जो है, तो क्या सीधे बिजाई करने से कोई ज़्यादा फर्क आता है? देखिए, 2 प्रकार से हम इसको उगा सकते हैं। एक तो पौध को पौधशाला में डाल के पौध तैयार के, क्योंकि इसकी बीज बुआई के बाद तकरीबन 35 से 38 दिन में, अधिकतम 40 दिन में अगेती ब्रोकली में पौध तैयार हो जाती है। तो दूसरा है कि अगर आप सीधे, आजकल क्योंकि किसान भाई सीधी बिजाई भी करते हैं, उससे बीज की मात्रा में कमी आती है और खर्चे में भी कमी आती है कि क्योंकि पौध तैयार करके उसके पुनः रोपण करने में जो लागत आती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आजकल मशीनों से भी, न्यूमेटिक सीड ड्रिल से भी लोग प्लांटिंग करते हैं। हमारा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हापुड़ का, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में किसान भाई पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती करते हैं और अधिकतर किसान अपनी सीधी बीज से बिजाई करते हैं। उसमें बीज की मात्रा कम लगती है। जहाँ 1 एकड़ में हम 250 ग्राम बीज लेते हैं, वहाँ पे वो 80 ग्राम बीज में ही काम चल जाता है और उनको बार बार जो लागत लगती है खेत की तैयारी में, रोपाई में, पानी में, वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम सीधी बिजाई करते हैं, सीधी बिजाई में क्या होता है कि बिजाई करने के बाद ये 4 से 5 दिन में इसका जमाव होता है और प्रारंभ की अवस्था में पौधा बहुत कमजोर होता है, तो हमें बराबर उसका बचाव करना पड़ जाएगा। तेज वर्षा अगर हो जाती है तो उससे उसको नुकसान हो सकता है और लगभग 25 से 30 दिन तक खरपतवारों की समस्या भी उसमें आती है। हालांकि किसान भाई सीधे बिजाई करके सिंचाई करते हैं और उसके बाद उसमें बिजाई करके उसमें छिड़काव करते हैं पेंडामेथिलीन का 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, जो 30 EC की पेंडामेथिलीन है, स्टॉम्प के नाम से अक्सर ये बाजार में मिलती है और उसको 1 एकड़ के अंदर 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके 1 से 1.25 लीटर पेंडामेथिलीन को उसकी छिड़काव करने की हम बात करते हैं। उससे किसान को 20 से 25 दिन तक निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता है। उसके बाद एक निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो ये मतलब एक सीधे आप देख सकते हैं कि अगर हम सीधे बिजाई करते हैं उसमें हमें क्या करना है और एक हम पौध तैयार करते हैं तो उसमें क्या करना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पौध तैयार करते हैं तो उसमें ज़्यादा सुरक्षा है अगेती में, क्योंकि जो वातावरणीय खतरे हैं, अधिक वर्षा, अधिक इंटेंसिटी के साथ वर्षा या प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीड़े हैं, उनके नियंत्रण पे जो लागत आती है, तो सीधी बिजाई की जा सकती है। बीज की बचत होती है और खेत की तैयारी और रोपाई में जो लगने वाली लागत है वो कम आती है। लेकिन पौधशाला में पौध तैयार करके अगेती फसल में हम जो खतरे हैं फसल के, उनसे बच सकते हैं या उनको हम कम कर सकते हैं। जी सर, तो ब्रोकली की खेती के लिए किस तरह की खेत या मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है, उसकी उर्वरकता शक्ति कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल जय, आपने ठीक प्रश्न किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम खेत की मिट्टी किस प्रकार की हो, मैं अपने किसान भाइयों को या अपने जो ब्रोकली उगाना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि उन्नत किस्मों के बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्नत किस्मों में जैसे हमारे संस्थान ने, शासकीय विज्ञान संभाग पूसा ने 2 किस्मों का विकास किया है। एक तो है पूसा पर्पल ब्रोकली और एक है KTS1, हमारा क्षेत्रीय केंद्र है कटराइन में, वहाँ से एक किस्म विकसित हुई है, उसका बीज उत्पादन वहीं होता है। तो दूसरी जो किस्म हमने विकसित की है पूसा पर्पल ब्रोकली, ये ब्रोकली अक्सर आपने देखा होगा हरे रंग की होती हैं।
तो ये हमारी जो किस्म है नीले रंग की है, इसमें हमने पोषण को और बेहतर कर दिया, उसमें औषधीय गुणों के साथ साथ पोषण की भी मात्रा बढ़ गई। हरी जो गोभी है उसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारा पर्पल इसमें हमने डाल दिया तो एंथोसाइनिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। और इस किस्म की मुख्य बात यह है कि उसका बीज उत्पादन हम मैदानी क्षेत्रों में ही कर सकते हैं, अन्यथा हमारे देश में जितना ब्रोकली का बीज आता है या तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है या कंपनियां बाहर विदेशों में इनका बीज पैदा करती हैं, वहां से फिर ला करके किसानों को उपलब्ध कराती हैं। इससे हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमने इस बात को ध्यान रखते हुए अपने संस्थान में ब्रोकली की इस किस्म का विकास किया जो दिल्ली के अंदर या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ही पर्याप्त मात्रा में बीज बना सकती है। हमें विदेशों में जाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं पहाड़ों में बीज उत्पादन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। जबकि हमारी दूसरी किस्म है KTS1, उसका बीज उत्पादन वो टेम्परेट नेचर की है, उसका बीज उत्पादन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है। हमारा कटराइन एक क्षेत्रीय केंद्र है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे उसका बीज उत्पादन होता है। दोनों ही किस्मों का बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसान भाई ले सकते हैं, और अगर वो पूसा पर्पल ब्रोकली को उगाना चाहते हैं तो हमारे संभाग में किसी भी कार्य दिवस में आकर के किसान भाई बीज खरीद सकते हैं। और 4 किस्में बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर में है, उन्होंने 4 किस्मों का विकास किया है। उसमें पालम समृद्धि है, पालम हरिता है, पालम कंचन है, और एक किस्म और है। उन 3 किस्मों में से कोई भी किस्म किसान भाई ले सकते हैं। विशेष रूप से जो पालम समृद्धि है या पालम हरिता है ये हरे रंग की हैं, कंचन जो है ये पीले रंग की है, और एक नीले रंग की भी उनकी किस्म है। तो बाज़ार की मांग के अनुरूप किसान भाई किस्म का चयन कर सकते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमने किस्में बताई हैं, जो हमारे संस्थान की 2 किस्में और 4 किस्में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश ने विकसित की हैं, तो ये किस्में उगाने से पहले किसान को ये देखना है कि उसका मार्केटिंग का एरिया क्या होगा। वो स्थानीय बाज़ार में बेचना चाहता है या बड़े बाज़ार में भेजना चाहता है, क्योंकि ब्रोकली की अभी स्थानीय बाज़ारों में मांग उतनी नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई बहादुरगढ़ में ब्रोकली की क्या मांग होगी, या सोनीपत में या बड़ौत में या बागपत में, दिल्ली की अपेक्षा वहाँ जागृति भी कम है और खाने का उन लोगों को उसका अभी अभ्यास भी नहीं है, तो वहाँ पे मांग कम होती है। तो इसलिए किसान को जब उत्पादन करना है इस बात को ध्यान में रखे करना कि मेरा विपणन का केंद्र क्या होगा। तो उत्तर भारत के जो आसपास के 100-150 किलोमीटर के किसान हैं वो तो सुविधाजनक तरीके से दिल्ली में ला सकते हैं, या पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र चंडीगढ़ में लेके जा सकते हैं, या स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मतलब किस्मों का चयन करें कि भाई कहाँ पे पीले रंग की गोभी बिक सकती है, कहाँ पे नीले रंग की, कहाँ हरे रंग की बिकेगी, वो देखना है। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र की भी बहुत सारे संकर किस्में या किस्में बाजार में उपलब्ध रहती हैं, जिनका किसान भाई बीज लेकर के इसकी खेती को। आपने इतने सारे रंगों की बात की है, तो मुझे एक प्रश्न आया कि मतलब ये रंग क्या बता रहे हैं या क्या डिफरेंस है इन रंगों से आ रहा है? बिल्कुल आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जया जी, कि आप जो हमने बताया कि जो हरे रंग की जो ब्रोकली है उसका हरा रंग इसलिए है कि उसके अंदर क्लोरोफिल है। नीले रंग की जो गोभी है वो इसलिए नीली है कि उसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ एंथोसाइनिन है, पर्पल पिगमेंट है। और जो हमारी कंचन है, जैसे पालम कंचन है, तो उसके अंदर जो है बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन इनमें भी है, लेकिन जो हमारी नीले वाली की अपेक्षा, हरी की अपेक्षा पीले वाली में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक है। आपने देखा होगा अभी नीली गोभी, नीली फूल गोभी और ऑरेंज फूल गोभी, पीली फूल गोभी भी प्रचलन में आ रही हैं। हालांकि उनका अभी खेती का विकास उतना अधिक नहीं हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे हम ये महसूस करते हैं कि कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस आ रही है पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो आने वाले समय में नीली गोभी और पीली गोभी, ऑरेंज कलर की गोभी, या नीले रंग की ब्रोकली, पीले रंग की ब्रोकली, रंगीन कल, ये जो आकर्षण भी एक विषय है और पोषण भी है। हम एक रूटीन से हट के देखते हैं तो पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है,
जब हम अपने स्वास्थ्य की तरफ बात करते हैं तो पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब किसान अपने खेती के दृष्टिकोण से देखता है कौन सी किस्म को करने से उसको ज़्यादा फायदा होगा, वो अपने आर्थिक लाभ से देखता है या बाजार की मांग को देख करके अपनी खेती का व्यवस्था करता है। तो ये जो रंगों का है, रंगों का बहुत महत्व है। रंग सिर्फ आंखों को ही अच्छे नहीं लगते, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो पोषण विशेषज्ञ हैं वो ये सिफारिश करते हैं कि भाई हमारे शाकाहारी लोगों के खाने में पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपको विविध रंग की फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सतरंगी सब्जियां या सतरंगी खाने में हमारा होना अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि हमारी शरीर की जो पोषण की आवश्यकता है, रोग रोधिता बढ़ाने की आवश्यकता है, हमको बेहतर स्वाद देने की क्षमता बढ़ाने के लिए इन रंगीन सब्जियों का बहुत महत्व। सर, अब कलर से अगर हम वापस खेती की ओर आएँ तो ब्रोकली की अगेती खेती के लिए क्या उपाय है? देखिए, एक तो अगेती खेती करने के लिए हमें पौध की तैयारी जो है, मेरा ये मानना है कि 15 अगस्त के बाद उसकी बिजाई पौधशाला में कर देनी चाहिए, क्योंकि अगेती फसल लेने के लिए कम से कम 35 से 40 दिन का समय तो लगता है पौधशाला में पौध को तैयार होने में। जब पौध 4-5 पत्ते की हो जाती तब इसकी रोपाई करते हैं। अगर 15 अगस्त को किसान भाई बिजाई करता है तो उसकी पौध लगभग जाके 20 सितंबर के आसपास होगी। अगर उसको तब रोपाई करता है तो उसमें 60 दिन और जोड़ दें, कम से कम 60 दिन और अधिकतम 85 दिन जोड़ दें, तो ये अवधि रहेगी उनकी उपलब्धता की। इसमें किस्म विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे KTS1 है, ये हमारी रोपाई के 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, ये सबसे अगेती आती है। इसके बाद पूसा पर्पल ब्रोकली आती है, फिर ये पालम समृद्धि है, हरिता है, ये आती हैं। और जो कंचन है, कंचन सबसे ज़्यादा समय लेती है, वो लेती है रोपाई करने के बाद 100 से 115 दिन में जाके उसमें हेडिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेट करेक्टर अभी भी है। हमारी हालांकि जो किस्में हैं ये, इनका ज़्यादातर किस्में सेमी टेम्परेट कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ठंडी तापक्रम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारी पूसा पर्पल ब्रोकली है, ये अक्टूबर के अंत में हेडिंग कर लेती है और यहाँ से लेकर के फरवरी तक इसमें हेडिंग ले सकते हैं। तो नवंबर और दिसंबर का महीना तो इसके लिए बहुत आदर्श है। लेकिन ये पौध की रोपाई के बाद 65 से 70 दिन बाद इसमें कड़ बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद किसान भाई इसकी वो कटाई कर सकते हैं। सर, तो अगर आप हमें अब ये बता सकें कि किस प्रकार की खाद या मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए? देखिए, ब्रोकली की सफल खेती के लिए ब्लूई दोमट किस्म की मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है और उसके अंदर कार्बनिक तत्व की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी फसल है जिसको अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हम अच्छी समृद्ध उर्वर शक्ति वाली खेतों का चयन करते हैं तो उसमें इसकी पहला नियम हो जाता है कि हमारा ये सफल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर हमारे पास खेत की उर्वर शक्ति बहुत अच्छी नहीं तो हम उसको कृत्रिम उर्वरकों के माध्यम से भी उसको हम पूरा कर सकते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को 1 हेक्टेयर में अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो उसमें 10 से 15 गाड़ी अच्छी प्रकार से सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और उसको लगभग 15 से 20 दिन पहले मिला दें, ताकि उर्वरक वो जो गोबर की खाद है वो अच्छी प्रकार से मिट्टी से मिल जाए। और प्लेवा करें खेत की अंतिम तैयारी से पहले, फिर खेत की जुताई करें और अगर अगेती रुपाई करनी है तो मेड़ों पे करें और अगर थोड़ा देरी से करना है तो समतल क्यारियों में इसकी रुपाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कितनी दूरी पे रुपाई करनी है, पौधे से पौधा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, मैं बताना चाहूँगा कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी कि 60 × 50 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग है वो लगभग इन सभी किस्मों को ब्रोकली को पर्याप्त रहता है। और अगर हमें फूल का आकार छोटा लेना है, भाई हम छोटा आकार का मतलब 500-600 ग्राम का ही हमें हेड लेना है, तो हम उसकी 50 बाई 50 सेंटीमीटर पे भी रोपाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई आपका उर्वरकों का, ये मैंने बताया कि इसको अच्छी पोषण की आवश्यकता होती है और मृदा से काफ़ी पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए कम से कम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यानी कि इन उर्वरकों को किसान भाई यूरिया के माध्यम से, DAP के माध्यम से, पोटेशियम सल्फेट के माध्यम से या पोटेशियम नाइट्रेट के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं और स्थानीय उपलब्धता के अनुरूप इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो नाइट्रोजन का जो उर्वरक की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा को खेत की अंतिम तैयारी के समय ही खेत में दे देना चाहिए।
और उसके बाद नाइट्रोजन की जो पहली खुराक है वो रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद पहली खुराक देनी चाहिए और 45 से 50 दिन के बाद दूसरी खुराक देनी चाहिए। यानी कि आधी जो नाइट्रोजन है वो बुआई के समय और आधी नाइट्रोजन को 2 या 3 हिस्सों में स्प्लिट डोजेज में हमारे किसान भाई दे सकते हैं। हमारे ब्रोकली की खेती को कीटों से बचाने के लिए क्या रख रखाव या बचाव कर सकते हैं? देखिए, फूल गोभी में जो 2 कीड़े प्रमुख रूप से आते हैं, एक तो कैबेज बटरफ्लाई होता है और एक डीबीएम होता है। और डीबीएम उन क्षेत्रों में ज़्यादा आक्रमण करता है जहाँ लगातार खेती होती है। तो किसान जहाँ लगातार खेती है उनको मालूम है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी में, ब्रोकली में डीबीएम का आक्रमण होता है। तो ये कीड़ा होता है और काफ़ी नुकसान करता है, खासतौर से अगेती अवस्था में ज़्यादा करता है। तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है कीटनाशकों का इस्तेमाल करके। जो भी सुरक्षित कीटनाशक हैं उसका संपर्कनाशी का इस्तेमाल करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात है, प्रारंभिक अवस्था में अगर जल भराव ज़्यादा है तो आर्द्रगलन हो सकता है, डंपिंग ऑफ हो सकता है। उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आप उथली मेड़ों के ऊपर लगाएं ताकि जल भराव से बच सकें। या जब रोपाई करते हैं तो सीडलिंग को निकालने के बाद पहले आधा घंटे के लिए बाविस्टिन या कैप्टान के घोल में आधा घंटा भिगो के रख के रोपाई करें, तो ये डंपिंग ऑफ से बचा सकते हैं। या कभी कभी डाउनी मिल्ड्यू आ जाती है। डाउनी मिल्ड्यू एक रोग है, वो भी आ जाता है, उससे पत्ते के ऊपर पीले पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो उसका भी नियंत्रण हमारे किसान भाई कर सकते हैं। डाइथेन M45 या रिडोमिल की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका इस छिड़काव करके होने वाली बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। सर, अब अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए ये बताइए कि ब्रोकली के आर्थिक लाभ क्या हैं? देखिए, मेरा ये मानना है और अनुभव है कि 1 एकड़ में हमारे किसान भाई अगर ठीक प्रकार से प्रबंधन करते हैं औसतन 100 क्विंटल ब्रोकली की उपज ले सकते हैं। और अगर हम बाज़ार का अवलोकन करें तो बाज़ार का भाव किसान को 20 रुपये से लेकर के 35 रुपया या 40 रुपये तक उपलब्ध हो सकता है। तो हम एवरेज ले लेते हैं कि भाई 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। तो 100 क्विंटल को अगर हम रुपया की दृष्टि में देखें तो 2 लाख रुपए की ब्रोकली किसान भाई बेच सकता है 1 एकड़ से। और वो निर्भर करेगा भाव के ऊपर, लेकिन ये न्यूनतम भाव मैं बताना चाहता हूँ। कई बार 10 रुपया किलो भी किसान की गोभी जाती है स्थानीय मार्केट, क्योंकि वहाँ पे उपभोक्ताओं को जागृति नहीं है कि इसको कैसे खाना है, क्यों खाना है, इसकी पौष्टिक वैल्यू गुण क्या है। इन बातों पे किसान भाई ध्यान नहीं देते, उपभोक्ता ध्यान नहीं देते, तो कई बार उनको लाभ कम होता है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि इसकी जो खेती है, अगर 20 रुपया किलो किसान का मूल्य मिलता है उसके बाजार में, बड़ी मंडियों में, और उसकी जो लागत आती है वो लागत आ जाती है कोई 50 से 75 हज़ार रुपये प्रति एकड़, क्योंकि इसमें बीज, खाद, पौध की तैयारी, खेत की तैयारी, कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण आदि का सारा खर्च, तो 1 एकड़ में कम से कम 75 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा किसान का आता है। और अगर 100 क्विंटल उसको उपज आ गई या 80 क्विंटल से 100 क्विंटल के बीच में आप मान लीजिएगा, तो उसको 160 से 2 लाख रुपए के बीच में पैसा मिल सकता है। यानी कि 1 एकड़ से तकरीबन 100 से 110 दिन में किसान भाई 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ब्रोकली की खेती से ले सकता है। बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना ब्रोकली की खेती पे आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।